स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और आज का हमारा टॉपिक है अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपके जो कल वाले 2 टॉपिक थे वो भी क्लियर हो जाएंगे साथ में, क्योंकि उसमें यही बताना रह गया था कि अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है। तो बेसिकली अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल वर्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर कुछ नॉर्मली नहीं हैपन हो रहा। तो यहाँ पर भी बिजनेस में भी अकाउंटिंग में भी सेम मीनिंग ही है। अगर कोई चीज़ नॉर्मली नहीं हो रही उसे हम अबनॉर्मल बोलेंगे। तो कौन सी चीज़, लॉस या प्रॉफिट। अगर कोई लॉस ऐसा है जो नॉर्मली हैपन नहीं हो रहा, या कोई इनकम कोई प्रॉफिट ऐसा है जो नॉर्मली इनकम नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अबनॉर्मल लॉस या फिर अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स्ड एसेट को सेल किया, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो, फिक्स्ड एसेट आप कब सेल करते हो, कम से कम 2 या 3 साल यूज करते हो, उसे हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और अगर आप उसको सेल करोगे तो उसके बाद 3 साल बाद अगर कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो वो रूटीन में तो नहीं हो रहा ना, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल। और सेम ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ वर्कर। मैंने आपको बताया था वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार। वर्कर हमारा रिटायर हो रहा है, तो वर्कर बेसिकली रिटायर हो रहा है, ये तो है नहीं कि वर्कर ने 1 साल लगाया और वो रिटायर हो गया। कम से कम 15-20 साल लगाएगा। मतलब अगर उसके 2 साल रहते हैं रिटायर होने में, 5 साल रहते हैं, तो वो टाइम पीरियड से पहले रिटायर हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि जब वो उसने जॉब ज्वाइन की और नेक्स्ट मंथ ही छोड़ दिया या 2 मंथ बाद छोड़ दिया तो हम उसे क्लेम पे करेंगे। तो बेसिकली क्लेम पे कर रहे हैं जो हमारा वर्कर रिटायर हो रहा है, जो भी उसका ग्रेचुटी अमाउंट रहता है, कोई पीएफ रहता है, हम सुनते हैं ना भी रिटायरमेंट के वक्त उसे इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला, तो वो सारे पैसे कंपनी ने पे करने थे। तो अगर वो हमारी पॉकेट में से जा रहे हैं तो वो हमारा अबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि वर्कर डेली रिटायर नहीं होते। तो सेम मैंने थर्ड लिखा है, क्लेम रिसीव्ड बाय फ्रॉम, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम कब पे करेगी, जब हमारा कोई लॉस होगा। लॉस मतलब हमने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, प्रॉपर्टी में आग लग गई। स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, स्टॉक को आग लग गई। तो आग तो डेली नहीं लगेगी, तो ये तो कभी होना है। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, अबनॉर्मल। जो अगर वो लॉस है तो लॉस लिखेंगे, अगर गेन है तो गेन लिखेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है बेसिकली, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हमारा बिजनेस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट +1 में बनाना सीखा था। उसमें हमने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको क्या करना है, कोई भी खर्चा आ जाए आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिख देना है, और कोई भी इनकम आ जाए आपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड लिख देनी है। आपको नहीं पता था तब अबनॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, कौन सा कैपिटल लॉस है, कौन सा हमारा रेवेन्यू लॉस है, किसी चीज़ के बारे में आपने जस्ट क्या देखना था, ये हमारा खर्चा है डाल दो डेबिट साइड, ये हमारी इनकम है। तो हमने क्या किया, इन सभी खर्चे और इनकम्स को भी ऐसे ही डाल दिया। तो लेकिन हमारा अकाउंट, हमारे रूल्स, हमारे मेथड्स हमें क्या बोलते हैं कि आपको जब गुडविल कैलकुलेट करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पर करनी है। तो अगर हमें अबनॉर्मल लॉस हुआ होगा तो हमने उसे ऐड किया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जब हमने +1 में बनाया होगा तब हमने बाय वाली साइड लिखा होगा कि हमें जी क्लेम मिला है, जहां हमने एक फिक्स्ड एसेट सेल किया था उससे हमें प्रॉफिट हो गया, तो फिर वो तो प्रॉफिट में ऐड हो गया। तो उसे कैंसिल करने के लिए हमें इन चीज़ों को देखना जरूरी है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वैसे तो मेरी एग्जांपल से, मेरी बात से आपको समझ आ गया होगा, तो मैं आपको बता भी देता हूं इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा।
अब नॉर्मल लॉस हमने वहाँ पे लेस किया होगा, मतलब डेबिट साइड पर लिखा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे इन सेम ईयर प्रॉफिट। जो भी ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, जिस भी ईयर के प्रॉफिट में बोला होगा उसमें ऐड कर दो। अब नॉर्मल गेन उल्टा करना है, मतलब पहले हमने लेस किया तो यहाँ पर ऐड, तो ये हमने ऐड किया होगा, तो अभी हमने क्या करना है, लेस करना है सेम ईयर ऑफ प्रॉफिट। अगर नॉर्मल आ जाए, सर नॉर्मल कहाँ से आ जाएगा, ये तो हमने पहले ही लिख दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई ऐसा खर्चा जो हमारा नॉर्मल खर्चा है, हम उसे चार्ज करना भूल जाते हैं। हमने अभी पिछले चैप्टर में ही किया है कि हमने जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया, तो बेसिकली हम भूल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो इसी वजह से अगर आप कुछ भूल गए हो तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना है। ये मैंने इसीलिए बताया, शायद आपकी बुक में ना हो, जा जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल वो उसमें क्वेश्चन में ना हो, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन देख रखा है कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जा रहा है वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेसिकली यार हो सकता है कि हमने रिकॉर्ड ना किया हो, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा रेगुलरली जाता है, मतलब ईयर टू ईयर जो भी हमारा सिस्टम बनाया होता है, तो वो हमारा नॉर्मल खर्चा होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सेम ही अगर हमें नॉर्मल गेन आ जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन का मीनिंग और उसका ट्रीटमेंट। तो अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, और इसकी एक एग्जांपल मैं जरूर अच्छे से करवाना चाहूँगा। बेसिकली मैं आपको आज 2 एग्जांपल्स करवाऊँगा। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो इजी है, और जो सेकंड एग्जांपल है मतलब उसमें थोड़ा सा अलग है, मैंने वही चीज़ आपको मेनली करवानी है। तो आप देखो क्या चीज़ है। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा जिसमें अब नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मेरे पास जो बुक है ना इसमें थोड़े से कम क्वेश्चन है, लेकिन जितने हैं चलो लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो जो भी है उसी में गुजारा करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 8 था, मैंने कल फोटो डाली थी उसमें भी थोड़ा सा आया होगा। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit C for 1/5 share. For this purpose the goodwill of the firm. फिलहाल आप इस चीज़ को भूल जाओ कि नया पार्टनर आ रहा है तो उसका क्या करना है क्या नहीं करना। आपको जस्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है कि हमारी बिजनेस की कितनी गुडविल है, बस दैट्स ऑल। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कि जब नया पार्टनर आएगा तब हमने क्या करना है, तो उसके लिए स्पेशल चैप्टर आएगा, तब हम करेंगे कि हमारा जब नया पार्टनर आ रहा है तो हमने क्या करना है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। मैंने कल बताया था आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 3 साल की परचेज है और 5 year की एवरेज लेनी है हमने, तो 5 years के प्रॉफिट भी तो देखने पड़ेंगे ना। तो 5 years के प्रॉफिट आ गए, 2010 में बोले 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 11 में 60,000 का हुआ, 12 में हुआ 40,000 का, 13 में हुआ 65, उसके बाद हो गया हमारा 2014 में 80,000। लेकिन नीचे भी कुछ दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ 2012, मतलब ये वाला हमारा 2012 वाला प्रॉफिट है जो, उसमें क्या हुआ, वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग। हमने कुछ चार्ज किया, क्या चार्ज किया, मतलब एक्सपेंस है हमारा, लॉस है। 5,000 फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। गुड्स को आग लग गई, आग तो रोज रोज नहीं लगेगी भैया, जब आज लगी है मतलब ये अबनॉर्मल लॉस है हमारा। तो अगर अबनॉर्मल लॉस होगा तो आपको क्या करना है, अबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है। तो इसको हम अभी करना स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है इसमें, 2010 में मैंने लिखा प्रॉफिट हमारा कितना, 50,000। उसके बाद आ गया 2011, उसमें प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000। उसमें नेक्स्ट ईयर आ गया 2012 40,000, एंड नेक्स्ट ईयर 2013 हमारा आ गया प्रॉफिट 65,000। उसके बाद आ गया 2014, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया 80,000।
क्लियर यहाँ तक आपको? ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हमें जो 5000 वाला लॉस दिया हुआ है वो 2012 में है, तो अब नॉर्मल लॉस है तो मैंने उसको ऐड करना है, मैंने उसको ऐड कर लिया प्लस 5000, तो मेरा प्रॉफिट 2012 का कितना बन गया? 45,000। ये रह गया सिंपल क्वेश्चन। अभी आपको सिंपली कर देना है 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 और 8 3 लाख बन गया जी। 3 लाख मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 3 लाख अपॉन 1 2 3 4 5 बताया था कल मैंने। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000। तो अभी हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है जो कि 3 ईयर्स परचेज दी हुई है। 60,000 इंटू 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1,80,000, जो कि हमारा बुक के अकॉर्डिंग मैच कर गया। ये आपको क्लियर हुआ कि हमने अब नॉर्मल लॉस प्रॉफिट का क्या करना है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो मेन क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको करवाना है, वो क्वेश्चन नंबर 10th है। 9th क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं कुछ भी गिवन है, सिंपल आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का दिया हुआ है। वो मैं ऑलरेडी कल करवा चुका हूं आपको, तो वो आप कर लेना। लेकिन 10th क्वेश्चन मेरे करवाने वाला है, ये मैं करवा रहा हूं आपको। तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आप भी अच्छे से पहले स्टेटमेंट पढ़ो, फिर आपको इसका आंसर भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, आपको अच्छे से पहले स्टेटमेंट ही पढ़नी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10th, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, हमने पिछले 4 सालों की वेटेड एवरेज लेनी है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स फॉर, जो भी हमें गिवन है 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। लेकिन उसमें क्या है, उसके बाद हमें दे दिए वेट्स। मैंने कल भी बताया था आपको 1 2 3 और 4 आपको नॉर्मली सीरियल वाइज ही दिए होंगे। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ और भी गिवन है, हमने इसको भी साथ में देखना है। गिवन क्या है हम इसे पढ़ेंगे अभी। ऑन September 1st 2005, मतलब इस वाले साल में, ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 6,000। हमारा प्लांट था, हमने मेजर रिपेयर करवाई है। मेजर रिपेयर आपको आपने +1 में पढ़ा होगा कि अगर किसी एसिड की आप मेजर रिपेयर करवा रहे हो तो वो एसिड की वैल्यू में ऐड हो जाती है। तो विच वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है कि हमने उसे अपना नॉर्मल खर्चा ट्रीट कर लिया, लेकिन ये नॉर्मल खर्चा नहीं है, ये हमारा अब नॉर्मल खर्चा है। द सेड सम इज टू कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल, वो अभी बोल रहे हैं कि इसे कैपिटलाइज करना है। बेसिकली आपको पता है कि रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम में क्या डिफरेंस रहता है। अगर आपने +1 में इस चीज को नहीं पढ़ा, मैंने पहले भी बताया आपको, आप +1 का अकाउंट्स आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप +2 में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। पहले मैं आपको बता दूं रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में क्या डिफरेंस रहता है। रेवेन्यू आइटम्स होती हैं जो आइटम रूटीन वाइज यूज होती हैं, जो गुड्स होती हैं, बेसिकली हमारे नॉर्मल खर्चे होते हैं, सैलरी, रेंट, दैट्स ऑल, जो भी हमारे ऐसे खर्चे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू आइटम्स बोलते हैं। और सेम ही अगर हमारा वन टाइम एक्सपेंस होना है, लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपेंस होना है, लाइक फिक्स्ड एसेट को हमने परचेज किया, दैट इज कैपिटल आइटम। तो यहां पर लिखा हुआ है ना उन्होंने, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, इसको हमने नॉर्मल एक्सपेंस मान लिया, लेकिन वो बोल रहे हैं इसे हमने कैपिटलाइज करना था, मतलब हमने इसे नॉर्मल खर्चा नहीं मानना, इसे हमने अब नॉर्मल मानना है। ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगानी थी 10% के अकॉर्डिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। तो अभी आपको डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए +1 वाली, तो +1 का काफ़ी कुछ आपका यहाँ पर यूज होगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड आ गया पॉइंट, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2004 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2400 रुपया हमसे ज़्यादा लिखा गया 2004 में, तो एक एडजस्टमेंट और आ गई। उसके बाद आ गया टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। तो वो बोल रहे हैं जो भी मैनेजमेंट का खर्चा था,
एनुअली बेसिस पे हम 4800 हर साल में से, मतलब हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन है तो हमने 4 के 4 साल में इसको चार्ज करना है। तो बेसिकली हमने पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, फिर हम देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। तो हमने फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो हम पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। 2003, 2004, 2005, 2006। 2003 में मेरा प्रॉफिट था 20,200, उसके बाद हो गया 24,800, उसके बाद हो गया 20,000, उसके बाद हो गया 30,000। क्लियर? इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्या हुआ, मेजर रिपेयर हुई 2005 में, मतलब मैंने इसको नॉर्मल खर्चा नहीं मानना था, ये हमारा अब नॉर्मल लॉस है, इसी वजह से मैंने इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मैंने आपको बताया ना कि अब नॉर्मल लॉस को ऐड करना है, तो मैंने ऐड किया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमने इस पर डेप्रीसिएशन भी लगानी थी। डेप्रीसिएशन कितनी लगानी थी, 10% लगानी थी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग लगानी थी। तो अगर हमने इस साल में सितंबर में इसको रिपेयर करवाया, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ की डेप्रीसिएशन तो यहाँ पर लगेगी 10% के अकॉर्डिंग। तो मैंने 10% किया, वो आ गया 600 इंटू 4/12, वो आ गया मेरा 200। तो ये बन गई मेरी डेप्रीसिएशन इस साल की, और नेक्स्ट ईयर में भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि जो एसिड आपने 2005 में रिपेयर करवाया वो 2006 में भी यूज हुआ होगा, तो मैंने उसको भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिवन है, तो मैंने पहले देखना है कि मेरी एसिड कितने रुपए की रह गई थी। मेरी एसिड की कीमत क्या थी, मतलब जो मैंने रिपेयर करवाई थी 6000। तो 6000 में से 200 मैंने क्या किया, डेप्रीसिएशन चार्ज कर ली। तो मेरी एसिड की कीमत क्या रह गई, 5800 इंटू 10%, 580 रुपये मेरी डेप्रीसिएशन आ गई नेक्स्ट ईयर में। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले साल 200 रुपये डेप्रीसिएशन आई थी। जो नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन होती है वो हमेशा जो नेट अमाउंट रह जाती है, मतलब 6000 की एसिड में से 200 हमने डेप्रीशिएट हो गया हमारा, 5800 की एसिड पर 580 हमारी क्या हो गई, डेप्रीशिएशन चार्ज होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर का हमें कोई डाटा नहीं है, अगर नेक्स्ट ईयर का भी होता तो हमने नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रीशिएशन चार्ज करना था। लेकिन ये सिंपल इजी पॉइंट था, मैंने जो आपको मेन पॉइंट बताना है वो पॉइंट नंबर 2 है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2004 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400 2400 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड हुआ है, आप इसे समझो अच्छे से। क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, इसकी जगह पर हमें ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता था। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। 2004 में ये हमारा ओवर वैल्यूड हुआ है, मतलब ज़्यादा लिखा गया हमसे, कितना, 2400। तो आपको किसी को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, मतलब हमारा प्रॉफिट होता है या हमारा लॉस होता है? तो अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। मतलब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। तो अगर आपसे 2400 स्टॉक ज़्यादा लिखा गया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 2400 माइनस कर दिया कि मेरा प्रॉफिट सेम हो जाए जो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मेरे से 2400 रुपये ज़्यादा लिखे गए थे। अच्छा, आपको ये भी पढ़ा होगा अपने +1 में कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर 2004 में वो क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 2005 में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो नेक्स्ट ईयर में वो क्या बन जाता है, वही स्टॉक ओपनिंग बन जाता है। तो अगर वहाँ पे हमारा 2400 प्रॉफिट ज़्यादा लिखा गया था तो यहाँ पर भी तो ज़्यादा लिखा गया होगा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए क्या रहता है, मैं इसके सामने लिख भी देता हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट होता है, और जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हमारे लिए लॉस होता है। तो अगर हमारे से लॉस ज़्यादा लिखा गया
तो मतलब हमारा प्रॉफिट कम हुआ उसकी वजह से, तो हमने प्रॉफिट को क्या कर लेना है, इंक्रीज कर देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको पॉइंट कि अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा लॉस है और लॉस हमसे 2400 रुपये ज़्यादा लिखा गया, 2400 ज़्यादा क्यों लिखा गया, कहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमसे 2400 रुपये ज़्यादा लिखा गया था, तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक 2400 रुपये से बढ़ा है तो हमने, हमारा लॉस बढ़ा है, अगर लॉस बढ़ा है तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, तो प्रॉफिट कम हुआ है तो हमने अभी उसको बढ़ा लेना है। मतलब हमारा सही प्रॉफिट क्या आएगा, 2400 आएगा, ऐड करके आएगा, मतलब जो भी आएगा। उसके बाद ये सिंपल पॉइंट है, आपको 4800 सभी ईयर्स में से माइनस करना है, मैनेजमेंट की कॉस्ट जो कवर कर रही है, -4800 -4800। इसके बाद हमने फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हमने वेट लगाने हैं। तो हमारी फाइनल अमाउंट कौन सी बन गई, 2003 में हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 20,200 -4800 इज इक्वल टू 15,400। आप इसे कैलकुलेट भी कर लेना साथ साथ में, कई बार मेरे से कैलकुलेशन भी गलती हो सकती है कोई। 24,800 -2400 -4800, तो ये मेरा बन गया 2004 का 17,600। उसके बाद आ गया मेरा 2005, 20,000 प्लस 6,000 26,000 -200 प्लस 2400 -4800, तो ये हमारा 2005 में आ गया 23,400। तो इसके बाद आ गया हमारा 30,000 -580 -4800, तो ये हमारा आ गया 2006 में 24,620। तो ये हमारे आ गए 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स। तो अभी हमने वेट्स लगाने हैं, तो वेट हमारा 1 2 3 4, ये तो आपको सभी को पता ही है कि वेट्स कैसे लगते हैं ना। तो आपको ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये हो गए हमारे वेट्स। तो हमने यहाँ पर क्या बनाना है, PW, इसको मल्टीप्लाई करो, 15,400 पहले का आ गया, उसके बाद 34,35,200 आ गया जी। उसके बाद आ गया 2369 70,200 आ गया। उसके बाद आ गया हमारा 24,620 इंटू 4 98,480, तो ये रह गया हमारा प्रॉफिट। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है, ये बन गया हमारा 54,400 प्लस 35,200 प्लस 70,200 प्लस 98,480, तो ये हमारा टोटल बन गया 2,19,280। तो ये 4 3 7 2 9 1 10, तो हमने क्या करना था, 2,19,280 अपॉन 10, तो ये हमारा क्या कैलकुलेट होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया 21,928 रुपये। 21,928 रुपये हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमने कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल 21,928 इंटू कितने ईयर्स की परचेज है हमारी, गुडविल ऑन द 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज मतलब इंटू 3, 21,928 इंटू 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 65,784 रुपीज़। तो ये था हमारा टॉपिक, आंसर हमारा मैच हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा आंसर बुक में दिया हुआ था सेम आ गया। अगर आप में से किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि आप मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो ओमेगा स्टडी सेंटर के नाम से, और या फिर मैंने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप उस पर व्हाट्सएप करो, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा।
क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट है या अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन वाला पॉइंट है, ये मेन पॉइंट्स हैं, आपको इनको ध्यान में रखना जरूरी है। ये ना हो कहीं आप इसे लीनियंट लो। मैंने कल फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये भी बताया कि गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट वाले सारे चैप्टर्स में यूज होगा, तो आप इसको लीनियंट मत लेना। तो ये हमारा टॉपिक था जो एवरेज प्रॉफिट मैंने कल स्टार्ट करवाया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला साथ में था। दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड को लेना है, सुपर प्रॉफिट मेथड को करना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होगा तो मैंने आपको बता दिया है, और मैंने कल भी अनाउंसमेंट की थी और आज दोबारा कर रहा हूँ कि मैं ट्यूसडे को दोबारा लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो मैंने थर्सडे को लाइव आया था मैं, तो उस दिन थोड़ा सा नेटवर्क टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो ट्यूसडे को मैं दोबारा आ रहा हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप रेडी रखो, आप ट्यूसडे को मेरे से कोई भी डाउट ले सकते हो। और मैं एक आपके लिए एमसीक्यू की क्लास भी डाल रहा हूँ, आपको वो भी अच्छे से कर लेनी है, वो भी आपको अच्छे से देखनी है। उसमें मैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू डालूंगा। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन लाइव जो जब मैं लाइव आऊँगा उसमें भी मैं आपको साथ में एमसीक्यू करवाऊँगा, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि एमसीक्यू आपको 20 मार्क्स के एग्ज़ाम में आने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट, और आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि आज से मैं वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो मैंने आज लेक्चर टीच किया है, जो भी मैंने टॉपिक आपको आज टीच किया है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन एंड में पूछूंगा। वो क्वेश्चन आपको आंसर करना है। जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू आंसर करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने पूरी वीडियो में कितनी बार अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन को यूज़ किया है। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में भी बता सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा और जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा और कंटिन्यू करता रहेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।